गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आज है कॉमन और जो ट्राइबल नेम सिस्टम था, साधारण जो नामकरण पद्धति थी, उसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण देखा। इसके बाद जो है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के नामकरण हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न किसे कहते हैं। देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, इस हाइड्रोकार्बन से यदि मैं किसी हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, तो हाइड्रोकार्बन को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल, यानी हाइड्रोकार्बन मूलक कहते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन जो मूलक है, इसमें यदि मान लीजिए कि मैं कोई नया ग्रुप जोड़ देता हूँ, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। देखिए यहां पर मैंने किसी हाइड्रोकार्बन से जब H हटा दिया तो मैंने जो स्पीशीज मिली इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। R जो वर्ड है, R जो अल्फ़ाबेट है, वो किस आधार पर लिया गया है। देखिए हम इसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन से यदि मैं H परमाणु को हटा देता हूं तो जो रिमेनिंग ग्रुप बचता है, तो वहां रिमेनिंग से ये वर्ड उठा लिया गया है R। इसलिए हम किसी भी हाइड्रोकार्बन मूलक को R से रिप्रेजेंट करेंगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मैं यहां पर हाइड्रोकार्बन को लिख सकता हूं RH। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस R ग्रुप में यदि वापस H जोड़ दिया जाता है तो ये RH हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बनों को हम RH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस R से इसकी जो फ्री वैलेंसी है, जो इसकी मुक्त संयोजकता है, इस पर अगर कोई नया एटम या फिर कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो हम इसको लिख देंगे RZ। ठीक है, इस RZ जो कंपाउंड है इसको हम लिख देंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बनों से बने, यानी हाइड्रोकार्बन में किसी H परमाणु का प्रतिस्थापन यदि किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा हो जाता है तो जो बनने वाले यौगिक हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो व्युत्पन्न है, इनका भी जो नामकरण है दो प्रकार से किया जाता है। तो 2 टाइप्स। ठीक है, अब यहां पर जो फर्स्ट टाइप होगी वो होगी हाइड्रोकार्बन मूलक के आधार पर नामकरण। हाइड्रोकार्बन मूलक के आधार पर नामकरण। अब देखिए हाइड्रोकार्बन मूलक के आधार पर हम कौन से हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नामकरण करते हैं, तो इसके लिए एक है हमारे पास कंडीशन। ठीक है, कंडीशन या हम इसको बोल सकते हैं शर्त। देखिए क्या है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु एब्सेंट हो, यानी कार्बन नहीं होगा, उन्हीं का नामकरण हम इस विधि से करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन अनुपस्थित हो या एब्सेंट हो। ठीक है, ओके। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अगर क्रियात्मक समूह में अगर हमारे पास कार्बन एब्सेंट होगा, उन्हीं की नोमेनक्लेचर हम हाइड्रोकार्बन मूलक के आधार पर करेंगे। तो देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है RZ, जहां पर जो R है, मैं इस R को क्या बोलता हूं, हाइड्रोकार्बन मूलक। हाइड्रोकार्बन मूलक या हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और यहाँ पर Z है क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन मूलक है इसका हम हमेशा पूर्वलग्न या लगाते हैं प्रीफिक्स, पूर्वलग्न लगाते हैं।
और जो क्रियात्मक समूह है इसका हमेशा लगता है अनुलग्न, यानी ये सफिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा और ये हमेशा लिखा जाएगा प्रीफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब यदि हमें इन दोनों को जोड़ के लिखना है बस, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन जो मूलक हैं उनकी नेमिंग सीखेंगे, देन इसके बाद कुछ क्रियात्मक समूह उनकी स्ट्रक्चर प्लस उनका अनुलग्न लिखेंगे, देन इनको जोड़कर हम कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। हाइड्रोकार्बन जो मूलक हैं उनके नाम किस तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले देखिए एक संयोजी मूलक, मोनोवैलेंट रेडिकल्स। अब एक संयोजी मूलक एक्चुअल में देखिए कौन से होते हैं, यदि हाइड्रोकार्बन से मैं केवल एक हाइड्रोजन एटम का रिमूवल करता हूं, यानी हाइड्रोकार्बन से एक H को हटाने पर प्राप्त हाइड्रोकार्बन रेडिकल, HC रेडिकल, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन रेडिकल एक संयोजी मूलक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ओनली अगर केवल और केवल एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो फिर उस कंडीशन में एक संयोजी होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन। यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं तो जो हमें ग्रुप मिलेगा उस ग्रुप का नाम होगा एल्काइल ग्रुप। यानी एल्केन में जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, इसको एल्काइल ग्रुप बोलेंगे, तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो जो एल्कोन में एल्केन में ANE है इज रिप्लेस्ड बाय YL अल्फा है, हम इसकी जगह ये लिख देंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, जैसे CH4, इसका नाम क्या है, मेथेन। यदि मेथेन से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें तो CH3 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आपने एक H हटा दिया तो इस ग्रुप का जो नाम होगा वो हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है एथेन। एथेन की स्ट्रक्चर होती है CH3। यदि मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से, चाहे यहाँ से हटाइए चाहे यहाँ से हटाइए, एक ही टाइप का मिलेगा CH3CH2। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा देते हो तो ये मिलता है। ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल गया। अब देखिए इसका नाम था एथेन, तो अब इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ठीक है, ये इथाइल नाम लिख देंगे हम। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट हमारे पास है C3H8, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। इसकी स्ट्रक्चर देखिए CH3CH2CH3 प्रोपेन। अब प्रोपेन से देखिए क्या होगा, मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकता हूँ, और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं तो अपने को जो ग्रुप मिलेगा वो होगा CH3CH2CH2। ठीक है, ओके, और मेरे पास दूसरी कंडीशन भी है, ये कंडीशन मान लीजिए आप फर्स्ट है। ठीक है, अब आप चाहे यहाँ से भी हटाओ, ये फर्स्ट कंडीशन ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये कंडीशन सेकंड, इस जगह से अगर मैं हटाऊँगा तो ये हो जाएगा CH3CH3। ठीक है, और देखिए अब इनकी जब नेमिंग करेंगे तो हमें पता है जब प्रोपेन नेम है तो प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, तो इसका नाम भी हमने लिख दिया प्रोपाइल और इसका भी प्रोपाइल। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोकार्बन जो मूलक है, जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसमें फर्स्ट कार्बन से वैलेंसी फ्री हो रही है, इसमें सेकंड कार्बन से वैलेंसी फ्री हो रही है। तो फिर इस कंडीशन में हम कुछ प्रीफिक्स या कोई पूर्व लगन लगाकर इनके नामों में क्या करेंगे, अंतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हाइड्रोकार्बन मूलक में, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में भी आया था कि यदि बिल्कुल स्ट्रेट चेन है तो हम अंतर करने के लिए क्या प्रीफिक्स यूज कर देते, एन। ठीक है, और यदि पहले से दूसरे अंतिम से पहले पर एक मिथाइल अगर ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो फिर उस कंडीशन में हम क्या काम में ले देते हैं, आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, यहीं पर हम एक थोड़ा सा इन हाइड्रोकार्बन जो मूलक हैं इनकी IUPAC नेमिंग टॉपिक भी स्टडी करेंगे कि इनका IUPAC नामकरण, हालांकि IUPAC नामकरण का आगे का अलग से टॉपिक है, लेकिन इन रेडिकल्स में हम IUPAC नेमिंग के लिए अलग से करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट लिखेंगे इनकी IUPAC नेमिंग का, वो क्या है देखिए।
स्पेशल पॉइंट देखिए क्या है, इन द नेमिंग ऑफ in the IUPAC naming of hydrocarbon radical numbering is started from free valency carbon and towards longest chain carbon chain। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें हाइड्रोकार्बन जो मूलक है उनका अगर आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबरिंग है वो हमें फ्री वैलेंसी कार्बन से स्टार्टिंग करनी है, यानी ऐसा कार्बन जिससे संयोजकता मुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद हमें किधर चलना है, सबसे जो लंबी श्रृंखला होगी उस तरफ चलना है। जैसे देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करना चाहूँगा तो यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी कार्बन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम फ्री वैलेंसी कार्बन। ठीक है, आपको हमेशा जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो फ्री वैलेंसी कार्बन, यानी मुझे यहाँ पर इसको 1 नंबर असाइन करना है। ठीक है, इसके बाद मैं किधर जाऊँगा, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ तो दोनों कार्बन एटम एक ही है, तो इस कंडीशन में मैं इधर चला गया। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन है तो यहाँ पर क्या बन गया, इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम एथाइल। ठीक है, और पहले कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल, तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा मिथाइल इथाइल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल, यानी इसकी फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ठीक है, तो ये जो नाम होगा ये आईयूपीएसी नाम होगा। आइसोप्रोपाइल तो कॉमन और ट्राइवल नेम सिस्टम में आ गया, लेकिन ये वाला जो नाम होगा ये कौन सा होगा, आईयूपीएसी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास C4H10 ब्यूटेन का, और हमारे पास ब्यूटेन की 2 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए मैं कहाँ कहाँ से कार्बन हटा सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस जगह से कार्बन को रिमूव कर सकता हूँ। अगर इस जगह पर को कार्बन से रिमूव करता हूँ तो देखिए CH3 CH2 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 ये बनता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो भी यही बनेगा, यहाँ से हटाएंगे तो देखिए सेकंड कंडीशन, अब इधर से ये सेकंड कार्बन एटम है, इधर से ये सेकंड है, तो ये दोनों पोजीशंस बिल्कुल सिमिलर होगी और ये वाली सिमिलर होगी। तो दूसरी कंडीशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी CH3 CH2 CH CH3, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनकी जो नेमिंग होगी उसमें क्या होगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल बन जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, तो उस कंडीशन में इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, एन ब्यूटाइल लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका दूसरा, ये जो दूसरा है इसमें देखिए इसकी जो कॉमन नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर आइसो हम लगा नहीं सकते। आइसो इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि आइसो का मतलब है कि फर्स्ट से सेकंड जो कार्बन एटम है उस पर क्या कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल, जबकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, इथाइल, इसलिए ये आइसो वाला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए देखिए जो फ्री वैलेंसी कार्बन है इससे ये जो है इस कार्बन की डिग्री कौन सी है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन को हम बोल देते सेकेंडरी, तो यहीं से सेकेंडरी हमने प्रीफिक्स लगाकर इसके नाम में एक अंतर कर दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास था CH3 हमने इसको कॉमन नेमिंग में कहा था आइसोब्यूटेन। अब देखिए आइसोब्यूटेन में हम कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल कर सकते हैं। देखिए एक कंडीशन तो यहाँ से बनती है, आप यहाँ से या यहाँ से, तीनों में से किसी भी जगह से आप हटा दीजिएगा वही कंडीशन आएगी। ठीक, और एक कंडीशन यहाँ से बनती है, तो थर्ड और फोर्थ, जो थर्ड कंडीशन है ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए थर्ड कंडीशन में क्या होगा, CH3 CH CH3 और CH2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब देखिए ये फ्री वैलेंसी वाला है तो फर्स्ट से सेकंड
और लास्ट वाले से सेकंड, इस पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। ठीक, इसके बाद एक और देखिए, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो CH3 C, CH3 और CH3। अब यहाँ जरा देखिए कि जहाँ से वैलेंसी फ्री है इस कार्बन की, अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री कार्बन एटम है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि यहीं से मैं इन चारों जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल हैं इनके अगर मैं IUPAC नेमिंग करूं तो देखिए, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम फ्री वैलेंसी कार्बन, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 ये चला जाएगा, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, यदि मैं सेकंड में देखूं तो सेकंड में देखिए क्या होगा, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम फ्री वैलेंसी, ये रहा एक नंबर। ठीक है, देखिए 1, फिर लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलना है 1 2। ठीक है, ओके, तो 3, तो 3 कार्बन के लिए आ जाएगा प्रोपाइल, लेकिन फर्स्ट कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये नाम हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ठीक, इसी तरीके से अब देखिए, इसका अगर IUPAC नेम लिखना चाहो तो इसमें क्या होगा, ये रहा फ्री वैलेंसी कार्बन, तो 1 2 3, 2 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपाइल। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। यहीं पर मैं अगर इसका नाम करूं तो देखिए, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1। ठीक है, अब तीनों तरफ वही 2 कार्बन की हो जाएगी, तो 1 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, इसका नेम हो जाएगा 1 1। कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2, तो हो जाएगा डाई मिथाइल एथिल। ठीक है, यहाँ अगर हम 1 1 नहीं भी लगाते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है। ठीक, यदि हम इसको नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन है वो हमेशा 1 1 पोजीशन पर ही आएगी। अगर मिथाइल मान लीजिए कि आपको होगी सर 2 पर ले जाते हैं, तो अगर आप मिथाइल को यहाँ ले आओगे तो फिर ये 1 2 3 कार्बन चेन हो जाएगी, तो प्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अगर हम नंबरिंग से हमेशा उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस बन सकती है, यानी एक से ज़्यादा अगर स्थितियाँ संभव हो तो हम उनको नंबरिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पेंटेन का, और पेंटेन के हमारे पास 3 समावयवी होते हैं। देखिए, पहला है CH3 CH2 CH2 CH3, सॉरी CH2 CH3। अब देखिए, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूँ तो मेरे पास 3 कंडीशन अवेलेबल हैं। फर्स्ट कंडीशन यहाँ से हटा सकता हूँ, सेकंड यहाँ से हटा सकता हूँ, थर्ड कंडीशन यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो वही सेकंड वाली कंडीशन मुझे वापस मिल जाएगी, और अगर यहाँ से हटाऊँगा तो मुझे फर्स्ट वाली कंडीशन मिलेगी। तो मेरे को यहाँ पर कितने हाइड्रोकार्बन रेडिकल मिल सकते हैं एन पेंटेन से? 3 प्रकार के। देखिए, CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट, -H। सेकेंड कंडीशन का जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH CH3। ठीक है, और जो कंडीशन थर्ड का बनेगा -H। कंडीशन थर्ड में मैं यहाँ से हटाऊँगा तो बनेगा CH3 CH2 CH CH2 CH3। ठीक है, अब हम इनकी नेमिंग करते हैं। देखिए, इसका नाम हो जाएगा एन पेंटाइल, कॉमन नेम। क्यों? क्योंकि सीधी स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अगर मैं इसी का IUPAC नाम लिखूंगा तो ओनली आएगा पेंटाइल। ठीक, ओके। सेकंड में देखिए, फ्री वैलेंसी कार्बन कौन सा है? साधारण नाम अगर देखोगे तो यहाँ से वैलेंसी फ्री है, तो इस कार्बन की अगर देखो तो डिग्री कितनी है? ये 2 डिग्री वाला है, क्योंकि इधर भी कार्बन जुड़ा है और इधर भी है। तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, अब अगर आप इसकी IUPAC नेमिंग करोगे तो IUPAC जब नेमिंग करेंगे तो बताइए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? इधर से, और फिर लॉन्गेस्ट चेन किधर है? इस साइड में, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 पर कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से वैलेंसी फ्री हुई रही, और ये कार्बन भी 2 डिग्री कार्बन एटम है। ठीक है, और वही पेंटाइल से बना है, तो इसका नाम भी हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल।
लेकिन अगर हम चेक करें कि ये भी सेकेंडरी पेंटाइल ही था, अब दोनों में से इसमें सेकंड कार्बन से वैलेंसी फ्री और इसमें थर्ड वाले कार्बन से फ्री है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर हम इनकी जो नेमिंग है इसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं। इसके जो नेमिंग होगी उसमें एक आएगा, एक वर्ड आता है एक्टिव, एक्टिव यानी सक्रिय। देखिए ऐसे कार्बन जो कायरल होते हैं, कार्बन कायरल कौन से होते हैं? ऐसा कार्बन जो अपनी मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता, दर्पण प्रतिबिंब पर। तो यदि कार्बन की जो वैलेंसी होती है उन चारों वैलेंसी पर अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, हमने पढ़ रखा है इसका वेजडेस रिप्रेजेंटेशन, और ये इसका जो वेजडेस रिप्रेजेंटेशन है इसमें अगर मान लीजिए कि इसके चारों ग्रुप अलग अलग आ जाते हैं ए बी सी डी, तो ये कभी भी अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। या अगर मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करूं तो देखिए इसकी एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ा है, एक वैलेंसी पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक वैलेंसी पर प्रोपाइल, और जो फ्री वैलेंसी इस पर कोई नया ग्रुप जुड़ेगा। तो चूंकि चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे इसलिए ये कभी भी अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति सक्रिय होते हैं, यानी उसके तल को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं ऐसे कंपाउंड, तो प्रकाशिक सक्रिय कहलाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं एक वर्ड जोड़ दूंगा एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। अब इसका आईपीएसी नेम देखिए, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से 1 2 3। 1 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ये नेमिंग हो जाएगी इसकी। ठीक, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसी का जो दूसरा है, ये एन पेंटेन था, अब मैं बनाता हूं आइसोपेंटेन। नेक्स्ट देखिए CH3, इसका सेकंड जो आइसोमर्स पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है। अगर मैं एक साइड में ब्रांच निकाल देता हूं तो इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन से देखिए मैं कितनी तरीके से हाइड्रोजन हटा सकता हूं। देखिए मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकता हूँ, यहाँ से अगर हम हटा देंगे तो फर्स्ट कंडीशन में CH3 CH CH3 CH2 CH2 ये बन जाएगा। यदि मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो ये सेकंड कंडीशन बन जाएगी -H CH3 CH CH3 CH और CH3 ये हो जाएगा। इसके बाद अगली जो कंडीशन है देखिए क्या है। अगली कंडीशन में मैं हाइड्रोजन को यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए कंडीशन हो गई थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन में यदि आप H हटाएंगे तो CH3 C CH3 CH2 CH3। ठीक है, और जो कंडीशन मेरे पास बनेगी फोर्थ कंडीशन में मैं यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकता हूँ और यहाँ से, आप दोनों कंडीशन में से किसी पर भी हटाइए। अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो ये CH2 ग्रुप बन जाएगा और ये CH3 निकल जाएगा, और यहाँ से हटाओगे तो ये CH2 और ये CH3 दोनों कंडीशन सेम है। ठीक है, तो अगली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी CH2 CH CH3 CH2 CH3 ये बन गई। तो हमें आइसोपेंटेन से कितने तरह के हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स मिल सकते हैं? 4 तरह के। ठीक है, ओके। अब अगर इनकी नेमिंग करते हैं हम, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। ठीक है, अगर मैं इसका आईपीएसी नेमिंग करूंगा तो नंबरिंग स्टार्ट करूंगा कहाँ से? फ्री वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी मुक्त संयोजकता है, तो 1 2 3 4। 3 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइल। ठीक, ये हो गया। इसकी बात करते हैं। इसकी देखो जब हम नेमिंग करेंगे तो देखो वही है आइसोपेंटाइल, लेकिन अब की बार हम बात करते हैं। देखिए आइसोपेंटाइल में क्या है, यहाँ पर CH3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ H, और एक फ्री वैलेंसी पर नया ग्रुप और जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन भी क्या होगा? कायरल होगा। कायरल यदि होगा तो मैं इसको जोड़ दूंगा एक्टिव आइसोपेंटाइल। ठीक, और अगर मैं इसकी आईपीएसी नेमिंग करूंगा तो बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा? यहाँ से 1 2 3। अब मुझे बताओ 1 पर कौन जुड़ा है? मिथाइल। 2 पर कौन जुड़ा है? मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल।
प्रोपाइल हो जाएगा 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो देखो इस जगह ये जो कार्बन है इसकी डिग्री कौन सी है, 3 डिग्री, 1 2 और 3, तीनों वैलेंसी पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा टर्सरी यानी तृतीयक, टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। अगर इसका आईपीएसी नेमिंग करें तो देखो आईपीएसी नेमिंग में आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलो। अब की बार 1 1 डाई मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल ग्रुप, सॉरी प्रोपाइल, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि देखिए इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें पहले ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जबकि इसमें एक मिथाइल फर्स्ट पर है और एक सेकंड पर है। तो यहाँ डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल है, और जब पॉसिबल 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमें यहाँ इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोपेंटेन से फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरीके से पेंटेन का एक तीसरा समावयव होता है CH3 CH3 और हमने इसको कहा था नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में कहा था कि फर्स्ट से सेकंड या लास्ट वाले से जो सेकंड कार्बन एटम होता है उस पर अगर कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हमको क्या लेते थे, नियो। अब देखिए नियो जो पेंटेन है इसमें आप किसी भी मिथाइल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमें एक ही टाइप का हाइड्रोकार्बन रेडिकल मिलेगा। तो CH3 ये हो जाएगा CH2, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा नियो पेंटाइल, ये नाम है इसका, ठीक है। ओके, अगर मैं इसकी आईपीएसी नेमिंग करूंगा तो आईपीएसी नेमिंग देखिए 1 फ्री वैलेंसी से नंबरिंग स्टार्ट, तो 1 2 3। अब देखिए 2 पर कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पेंटेन जो है उससे कितने तरह के हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स अपने को मिल सकते हैं, 8 प्रकार के हाइड्रोकार्बन मूलक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से, और ये सभी R के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। कॉमनली हम इनको किनके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, R, ठीक। नेक्स्ट देखिए एल्कीन। यदि मैं किसी एल्कीन से यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा तो जो मुझे ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा एल्कीनाइल। एल्कीनाइल ग्रुप से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और यहाँ जो ENE जो ग्रुप होता है वो YL के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम, जैसे इसका पहला सदस्य है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एथीन। यदि आप एथीन से हाइड्रोजन हटा देते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CS, ठीक है। तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा एथिनाइल ग्रुप, ठीक है, और इसका नाम था एथीन, ठीक। इसका एक विशेष स्पेशल नेम और है वाइनिल ग्रुप, ठीक है, और ये हमें थोड़ा सा स्पेशली याद रखना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोपीन, CH3 CS डबल बॉन्ड। अब जो प्रोपीन होगा, प्रोपीन में देखिए हम कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो देखिए प्रोपीन में एक कंडीशन में तो यहाँ से आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, जब आप यहाँ से हटाओगे तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। दूसरी कंडीशन और क्या कर सकते हैं हम, ये कंडीशन थी फर्स्ट। सेकंड आप यहाँ से हटा सकते हो, जब आप यहाँ से हटाओगे तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CS2, ठीक है। और जो कंडीशन थर्ड बनेगी, ये सेकंड कंडीशन थी, और जो थर्ड कंडीशन बनेगी वो बनेगी, देखिए यहाँ से हटा सकते हैं, ये कंडीशन हो गई थर्ड, तो ये हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CS2, ठीक है। ओके, तो 3 तरह के हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हमें मिल सकते हैं। अब इनकी नेमिंग करेंगे। तो देखिए आईपीएसी नेमिंग करते हैं तो हमें फ्री वैलेंसी से नंबर 1 1 2 3, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीनाइल, ठीक है, ये नेम हो जाएगा, ठीक। ओके, इसकी अगर मैं बात करूं इसकी नेमिंग की, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्री वैलेंसी 1 2, 1 पर कौन जुड़ा है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एथिनिल,
मिथाइल एथिनिल, क्योंकि ये 2 कार्बन का था तो यहाँ पर एथिनिल ग्रुप था इसका नाम। इसी तरीके से इसका एक और विशेष नाम है, देखिए क्या है, इसको हम और कह सकते हैं आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम तो ये फ्री वैलेंसी कार्बन ये है 1 2 3, तो हम इसमें देखिए डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से अटैच है, इसलिए इसके नेम हो जाएगा 2 प्रोपिनाइल। इसमें अगर देखा जाए तो फ्री वैलेंसी हमने यहाँ नंबरिंग स्टार्ट की थी तो ये 1, तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन से अटैच था इसलिए 1 प्रोपिनाइल नाम है इसका। इसमें कितने नंबर से अटैच है, दूसरे से, ठीक है, इसलिए हमने इसको कहा 2 प्रोपिनाइल। और इसी का एक विशेष नाम हो रहा है एलाइल, क्या नाम है, एलाइल ग्रुप। ठीक, तो एक्चुअल में क्या है, जो साधारण नामकरण था वो सफिशिएंट नहीं था ये सभी नामों को करने में, इसलिए हमें आईपीएससी रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन हमें यहाँ पर इसका स्पेशली एलाइल ग्रुप विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एलाइल का। थर्ड देखिए एल्काइन। यदि एल्काइन के से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा, जो ग्रुप मिलेगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल एल्काइनाइल। ठीक है, एल्काइन, ई है वो रिप्लेस हो जाएगा YL से, एल्काइनाइल ग्रुप बोलेंगे आप इसको। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ से अगर आप एक H रिमूव कर देंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब देखिए इसका नाम था एथाइन, तो यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा इथाइनाइल, ये नेम हो जाएगा। ठीक है, इथाइनाइल। ठीक, इसी तरीके से एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे प्रोपाइन, इसका नेम है प्रोपाइन। ठीक है, ये देखिए सब आईपीएससी नेमिंग है, और इन आईपीएससी नेमिंग से हम आईपीएससी नेमिंग ही कर रहे हैं इन हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स की, क्योंकि कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन रेडिकल थे जिनके साधारण नाम संभव नहीं थे। ठीक है, तो देखिए प्रोपाइन, यहाँ से अगर मैं H को रिमूव कर दूँ इस कंडीशन वाले को, ये फर्स्ट कंडीशन है, तो इससे बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, ओके, दूसरी कंडीशन मेरे पास बनती है, मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो बनेगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, पहले आईपीएससी नेमिंग की बात करते हैं, तो आईपीएससी में फ्री वैलेंसी से नंबरिंग 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइनाइल, ये नेम हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इससे फ्री वैलेंसी से 1 2 3, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन से अटैच है, इधर से देखेंगे तो सेकंड दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें पहले वाले कार्बन से, इधर से नंबरिंग कर रहे थे तो इसमें फर्स्ट से था, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपाइनाइल। ठीक है, और यहीं पर एक इसका स्पेशल नेम और है प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल, ये इसका वेल नोन कॉमन नेम है जो हमें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, जिस तरीके से एलाइल था उससे बना था प्रोपीन से, वैसे ही इसका स्पेशल नेम हो गया प्रोपार्जिल। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये एक संयोजी हाइड्रोकार्बन मूलक पढ़े। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। देखिए इसी तरीके से द्विसंयोजी हाइड्रोकार्बन मूलक, देखिए द्विसंयोजी का मतलब है यदि हम उनसे 2 वैलेंसी फ्री करें, और 2 वैलेंसी कब फ्री होगी, जब हम उनसे कितने हाइड्रोजन हटा दें, 2 हाइड्रोजन हटा दें। तो यदि हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो, ठीक है, ओके, हमारे पास 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो देखिए यहाँ पर क्या हो, जैसे आप मान लीजिए कि अपने पास ये मेथेन था, और इस मेथेन से यदि मैं एक H हटा दूंगा तो जो मुझे ग्रुप मिलेगा उसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ये था मेथेन, और मेथेन से यदि मैं एक H हटा दूंगा तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा मिथाइल। ऐसा हमने एल्केन से एल्काइल ग्रुप बनाया था। अब देखिए मैं नेक्स्ट हाइड्रोजन एक और रिमूव यदि कर दूंगा तो इसका नाम हो जाएगा CH2, और इससे कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, 2। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे इस एक संयोजी मूलक के नाम के लास्ट में अगर मैं दूसरी वैलेंसी उसी कार्बन से फ्री करता हूं तो मुझे इसके नाम के अंत में इडीन जोड़ना है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिलिडीन। ठीक है, ये इसका एक और नाम हो सकता है मिथाइलिन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं देखिए दूसरा एग्जाम्पल करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं एथेन।
CH3 यदि मैं यहाँ से एथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूँ तो मुझे जो ग्रुप मिलेगा उसका नाम होगा इथाइल ग्रुप, इथाइल। ठीक है, अब इथाइल से यदि मैं नेक्स्ट हाइड्रोजन को हटाता हूँ तो मेरे पास दो कंडीशंस बनती है कि मैं नेक्स्ट हाइड्रोजन को एक तो यहीं से हटा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो मुझे मिलेगा CH3 ये वाला ग्रुप, दोनों वैलेंसी यहीं से फ्री हो जाएगी। और मेरे पास दूसरी एक कंडीशन और बनती है, ये कंडीशन फर्स्ट और ये कंडीशन सेकेंड में मेरे पास कंडीशन ये है कि मैं दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ से फ्री कर दूँ, तो ये बन जाएगा CH2 और ये CH2। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो इस नेमिंग के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये द्विसंयोजी हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के लिए कि यदि द्विसंयोजी हाइड्रोकार्बन मूलक में दूसरी संयोजकता, द्वितीय संयोजकता जो है उसी कार्बन से मुक्त करते हैं जिससे पहले कार्बन से थी, या मैं ये कह दूं कि एक संयोजी मूलक में यदि अगले हाइड्रोजन को उसी कार्बन से हटा दिया जाता है जहां से पहले फ्री हुआ था, ठीक है, तो हम उसके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, इडीन। और यदि निकटवर्ती एडजेसेंट कार्बन एटम से अगर फ्री किया जाता है तो हम उसके नाम के अंत में जोड़ते हैं ई। ठीक है, तो देखिए यदि एक संयोजी हाइड्रोकार्बन मूलक से दूसरा H हाइड्रोजन उसी कार्बन से हटाते हैं तो एक संयोजी मूलक के नाम के अंत में इडीन, ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं IDENE, इडीन, अनुलग्न लगाते हैं, अनुलग्न लिखते हैं। और यदि निकटवर्ती एडजेसेंट कार्बन से फ्री करते हैं H को हटाते हैं तो एक संयोजी मूलक के नाम के अंत में ईन लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ये हो गया कि इफ सेकेंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेम कार्बन एटम, ठीक है, अगर हम एक संयोजी हाइड्रोकार्बन मूलक है हमारे पास और यदि मैंने दूसरा जो हाइड्रोजन है वो उसी कार्बन से हटा दिया जहां से पहले वैलेंसी फ्री थी, तो आपको जो एक संयोजी फ्री रेडिकल होगा उसके नाम के लास्ट में आपको इडीन को ऐड करना है। ठीक है, जैसे देखिए इसका नाम क्या था, इथाइल, क्या नाम था, इथाइल, तो आपको इसको इथाइलिडीन लिखना है, इसका नेम हो जाएगा इथाइलिडीन। ठीक है, ओके। लेकिन यदि आप निकटवर्ती कार्बन से, उसके जस्ट पास वाले कार्बन से H को अगर हटा देते हैं तो उस एक संयोजी मूलक के नाम के अंत में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ईन जोड़ना है। तो यहाँ पर इसका नाम था एथिल। अब आपने देखो जैसे पहले वाले वैलेंसी यहाँ से फ्री थी, हाइड्रोजन यहाँ से हटा हुआ था, अब सेकंड वाला जो आपने नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम हटाया है वो इसकी जस्ट एडजेसेंट कार्बन निकटवर्ती से हटा दिया, तो ये जो एथिल नाम था इसके लास्ट में क्या जोड़ दो, एथिलीन। ये की कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर द्विसंयोजी हाइड्रोकार्बन मूलक का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास CH3, इसी तरीके से हम कर लेते हैं। देखिए जैसे CH3 CH2 CH, ठीक है, अगर मैं दोनों वैलेंसी इसी कार्बन से फ्री कर दूं
तो अगर पहली वैलेंसी फ्री थी तो इसका नाम था एन प्रोपाइल, और एन प्रोपाइल से नेक्स्ट अगर आपने उसी से फ्री कर दी तो उसमें क्या जोड़ना है आपको, इडीन, तो एन प्रोपिलिडीन, ये इसका नेम हो गया। ठीक, अब देखिए जैसे इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल में नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम मैंने उसी से हटा दिया। ठीक है, तो 2 वैलेंसी यहाँ से फ्री हो गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिलिडीन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, ओके। इसी तरीके से देखिए CH3 CS2, इसको एन प्रोपाइल बोलते हैं, और नेक्स्ट कार्बन जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये एडजेसेंट एटम से हो गया। तो अब की बार आपको नाम में क्या जोड़ना है, ईन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन। ठीक है, यहाँ हम एन या आइसो नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आप सोचिए कि अगर ये एन प्रोपाइल था तो इसके एडजेसेंट से हटाओगे तो ये मिलेगा, और यदि आप कहें कि आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल ये होता है, इसके एडजेसेंट से हटाओगे तो ये मिलेगा, तो दोनों कंडीशन में हमें सेम मिलेंगे, इसलिए हमें एन या आइसो लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ और हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हैं, जैसे देखिए ये है बेंजीन, और बेंजीन का दूसरा नाम होता है फीन। फीन से यदि मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और इस ग्रुप का जो नाम होगा वो होगा फेनिल। ठीक है, यदि मैं इसके एडजेसेंट से कार्बन एटम से भी अगर एक हाइड्रोजन और को हटा दूं तो फिर उस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा फेनिलीन, ईन जोड़ देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, ओके। इसी तरीके से इसका नाम होता है टोलुइन। यदि मैं एक टोलुइन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तो मुझे जो ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा CH2, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल से मैं एक हाइड्रोजन को अगर और रिमूव कर देता हूं तो मुझे एक बाइवेलेंट द्विसंयोजी ग्रुप मिल जाएगा, इसका नाम होता है बेंजल। या हमने दूसरी वैलेंसी उसी कार्बन से फ्री की है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम और हो जाएगा, इडीन जोड़ देना है ना, इस बेंजाइल के नाम में क्या जोड़ दो आप, इडीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिलिडीन। हमारे पास एक हाइड्रोजन और है अभी, ये मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो मुझे ये मिलेगा, इसका नाम होता है बेंजो। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा बेंजिलिडाइन। ठीक है, बेंजिलिडाइन। ठीक, तो इस प्रकार से हमने कुछ हाइड्रोकार्बन जो मूलक है, फ्री रेडिकल हैं, इनको बनाया और हमने इनकी नेमिंग की। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न था उसके हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा कि ये RZ की फॉर्म में था। ठीक है, R हमने हाइड्रोकार्बन कुछ रेडिकल्स थे तथा इनकी नेमिंग का हमने पैटर्न स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट जो है इसमें करते हैं क्रियात्मक समूह है। तो देखिए क्रियात्मक समूह है क्या है। अब हम जो साधारण या कॉमन और जो ट्राइवेलियम सिस्टम का पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम कर रहे थे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नामकरण, और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के जो नामकरण था उसमें हाइड्रोकार्बन मूलक के आधार पर था, जिसकी शर्त ये थी कि उनके क्रियात्मक समूह में कार्बन क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी एब्सेंट, अनुलग्न। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम एक लिस्ट बना लेते हैं और उनके अनुलग्नों को लिख लेते हैं। जैसे OH, OH जो है यदि ये आ जाता है तो हम इसका लिख देते हैं अल्कोहल। ठीक, साधारण जो नेमिंग है उसमें अनुलग्न आएगा। इसी तरीके से SH आ जाए तो हम इसको लिखेंगे थायो अल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से NH2 तो हम इसको बोल देंगे एमीन। इसी तरीके से अगर ये आ जाए तो हम इसको कहेंगे ईथर। अगर सल्फर आ जाए तो थायो ईथर। ठीक, इसी तरीके से ONO, इसका नाम होता है नाइट्राइट। SO3H तो सल्फोनिक एसिड। X हेलाइड। ठीक है, अब देखिए हेलाइडों में कौन कौन हो सकते हैं। हेलाइडों में हो सकते हैं अपने पास वही है, देखिए अगर फ्लोरीन है तो आप लिख देंगे फ्लोराइड।
अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और यदि आयोडीन है तो आयोडाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंडीशन ये थी कि क्रियात्मक समूह में कार्बन एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, हमारे पास एक अपवाद है, और एक्सेप्शन ये है कि 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कार्बन होते हुए भी हम उनकी नोमेनक्लेचर जो है कॉमन और जो ट्राइवियल नेम सिस्टम है वो इस विधि से करते हैं। देखिए कौन है, एक तो है साइनाइड, ठीक है, एक दूसरा इसी का आइसोमर होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, और एक है कीटोन। ये 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन, इनमें कार्बन प्रेजेंट है, ये देखिए इसमें ये कार्बन, ये रहा, इनमें कार्बन होते हुए भी हम जो इनका नामकरण है वो इसी विधि से करते हैं। ठीक है, ये है कुछ एग्जाम्पल्स हैं 1-2 जिनको हम करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3OH, यदि मैं इसका साधारण नाम लिखूं तो सबसे पहला जो किसी का भी नाम लिखने का जो तरीका होता है वो होता है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। आप उसका क्रियात्मक समूह पहचाने, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, OH ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। यदि मैं इस अल्कोहलिक ग्रुप को छुपा लेता हूं तो मुझे हाइड्रोकार्बन रेडिकल नजर आ जाएगा, और इस हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नेम क्या है, मिथाइल। क्या नाम है, मिथाइल। तो ये तो हो गया R और ये हो गया Z। हमें इन दोनों नामों को क्या करना था, जोड़ना था, तो इसका तो नाम हो गया मिथाइल और इसका नाम हो गया एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके साधारण नाम लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे CH3CH2NH2। ठीक है, पहला काम है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन है, NH2, एमीन ग्रुप है। अब देखिए मैंने एमीन को हाइड कर दिया, जैसे ही एमीन को हाइड करूंगा तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल नजर आएगा। हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन सा है, इथाइल। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका नाम लिख दीजिए इथाइल, और लास्ट में NH2 का सफिक्स क्या था, अनुलग्न, एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एमीन। ठीक है, इसी तरीके से CH3CH3Cl, यदि मैं इसके नाम की बात करूं तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, हेलोजन है। यदि मैं हेलोजन को हाइड कर देता हूं तो हेलोजन को हाइड करते ये वाला जो ग्रुप होगा इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए जैसे CH2CHOH। ठीक, अब यदि देखिए इसका नाम यहाँ पर अगर आपने ग्रुप को पहचाना, अल्कोहलिक ग्रुप था, अल्कोहलिक ग्रुप को आपने हाइड कर दिया, जैसे आप हाइड करोगे आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल दिखेगा और उसका नाम क्या है, वाइनिल। तो इस ग्रुप का नाम वाइनिल है, तो वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक और CH3CH3CH2OH। यदि अपन इसकी नेमिंग करें तो ज़रा देखो आप, OH आपने ग्रुप पहचाना, जैसे ही हमने फंक्शनल ग्रुप को हाइड किया तो हमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल आया आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, इसकी नेमिंग हो जाएगी आइसोब्यूटाइल, और इसका लास्ट में क्या लगेगा, अल्कोहल। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से देखिए CH3CH3NH2, इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप आपने आइडेंटिफाई किया NH2, तो NH2 को आपने जैसे हाइड किया तो आपको ये वाला जो ग्रुप होगा, ये वाला, ये ग्रुप नजर आएगा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, और टर्सरी ब्यूटाइल लास्ट में लगेगा एमीन। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही CH3OCH3, सबसे पहले ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करें तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ऑक्सीजन है, ईथर ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, तो इससे जुड़े ग्रुप कौन कौन से हैं, ये रहा। तो आप सबसे पहले इसको हाइड कीजिए, तो आपने जैसे इसको हाइड किया तो कौन से ग्रुप नजर आए, मिथाइल। अब मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। तो यदि एल्काइल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, यदि 2 हों तो डाई, 3 हो ट्राई, 4 हो टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से लिखते हैं। और यदि डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हों
तो हम उनको हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम है, तो सेम होगा, तो 2 के लिए कितना लिखेंगे, डाई, प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से मान लो कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते, ऐसी कोई कंडीशन होती, तो इस कंडीशन में देखिए इस ग्रुप का नाम इथाइल और इसका नाम मिथाइल, तो इथाइल और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर ये नेम हो जाता है इसका, ठीक है। तो यहाँ इथाइल में ई और मिथाइल में एम, तो अल्फ़ाबेटिकली किसको आप प्रीफर करोगे, इथाइल को, इसलिए हमें इसको पहले लिखना है, ठीक। इसी तरीके से CH3 CH2 सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड N CH3 ये है। तो इसकी जो हम नेमिंग करेंगे तो देखिए ये जो CN ग्रुप है ये किससे जुड़ा हुआ है, इस सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप इस आइडेंटिफाई जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हाइड कीजिएगा, आप जैसे हाइड करोगे तो यहाँ पर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम इन जो कंपाउंड्स है उनके कॉमन और ट्राइबल नेम सिस्टम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है।